नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश में जहां एक तरफ चुनावी माहौल है तो वहीं दूसरा माहौल है कोरोना का बनता जा रहा असर। चुनाव आयोग जहां चुनाव कराने की तैयारी में है तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग जो है वो आंकड़ों को लेकर चिंता जता रहा है और कोरोना से निपटने की तैयारी में है। देश में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले एक बार फिर से चिंता का विषय बने हुए हैं। अब तक देश में 14 राज्यों में 220 केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्र ने ओमिक्रॉन को डेल्टा से 3 गुना ज़्यादा संक्रामक बताते हुए वॉर रूम एक्टिव करने की सलाह दी है। साथ ही कोरोना से जुड़े हर अपडेट पर नज़र रखते हुए स्थानीय और जिला स्तर पर कड़े और त्वरित कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों में टेस्टिंग और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नाइट कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं पर रोक लगाने, शादियों और अंतिम संस्कारों में लोगों की संख्या को सीमित करने की बात कही है। इसके अलावा केंद्र ने राज्यों के ओमिक्रॉन से बचाव के लिए वार रूम बनाने, कंटेनमेंट जोन निर्धारित करने, मामलों की समीक्षा करने को कहा है। तो सरकार तो फिलहाल तैयारी कर रही है, लेकिन क्या यह तैयारी नियम और कानून चुनाव में होने वाली विशाल जनसभाओं पर भी लगाई जाएगी? या जिस तरीके से रैलियों में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य होता है, क्या अब राजनेताओं का लक्ष्य जो है वो भीड़ को काबू करना होगा या आम पर पाबंदी और खास को छूट वाला कोई मसला देखने को मिलेगा? ओमिक्रॉन को लेकर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। सभी विशेषज्ञों ने अपनी अपनी राय जाहिर की है, जिसको लेकर आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन अपने पीक पर आ सकता है। अब ऐसे में शादियों, अंतिम संस्कार और लोगों के जुटने पर तो रोक के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अलर्ट भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या रैलियों, जनसभाओं और रोड शो पर भी इसका असर देखने को मिलेगा या ये तमाम चीज़ें राजनीति से दूर रहेंगी? और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी से, राकेश सिंह कांग्रेस से, आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। देवेंद्र जी, ये जो केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है, एक तरफ तो आम आदमी को रोका जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रैलियां, रोड शो, जनसभाएं ये सब चल रही हैं, तो इस पूरे अलर्ट को कैसे देखा जाए? राकेश जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी राकेश जी, ये रैलियां, रोड शो और जनसभाएं ये तो सब चल रही हैं। केंद्र ने राज्यों को अलर्ट किया है, लेकिन आम आदमी को कदम कदम पर रोक है, ऐसा क्यों? देखिए, पहले भी ऐसा हुआ है। जब गाइडलाइन केंद्र जारी करता था, उस गाइडलाइन का पालन कोई भी पार्टी के नेता नहीं करते थे। खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी चुनाव हुए वहां उनकी मीटिंगें हजारों लोगों को बुलाया जाता था और वहां कोरोना नियमों का पालन नहीं होता था। तो एक बड़ी वजह यह भी रही है, कोरोना का जो विस्फोट पिछले मार्च अप्रैल में हुआ है, वो कहीं ना कहीं उसके पहले जो रैलियां आयोजित की गई थी, जो चुनाव की रैलियां थी, अन्य रैलियां थी, उसका असर वो फरवरी, मार्च, अप्रैल में देखने को मिला था। आज भी हालात वही है। जो 5 राज्यों में चुनाव है वहां रैलियों पे कोई रोक नहीं है। एक शब्द आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी से कि वर्चुअल रैली करेंगे, अब वो गायब हो गया है। जब समय आता है वर्चुअल रैली का, जब तो वर्चुअल गायब हो जाती है। चुनाव के समय आप मैदान में उतर जाते हैं, वो भीड़ एकत्रित करते हैं, बिना मास्क के हजारों लोग आते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जैसे ही चुनाव समाप्त होता है, जनता पे आप नियम कायदे ला देते हैं। अब जो ये नियम कायदे हैं 5 राज्यों को छोड़कर सारे देश की जनता के लिए। इसके बजाय अगर आप जो विदेशों से प्लेन आ रहे थे, अगर वही रोक लेते 2-3 महीने के लिए, तो ये 124-150 पेशेंट नहीं होते शायद। लेकिन ये गलती पहले भी हुई है प्रधानमंत्री जी से, जब नमस्ते ट्रम्प करा था। अब जानबूझ के करिए कि हम वहां जांच करेंगे। और सबसे बड़े सवाल का जवाब जो प्रधानमंत्री और भारत सरकार को देना चाहिए
कि जितने लोग प्लेन में आ रहे हैं, चाहे अमेरिका से आ रहे हैं, चाहे दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं, वहां भी तो वो चेक होता है कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, जब भी तो उनको प्लेन में एंट्री मिलती है, उनका सर्टिफिकेट देखा जाता है, उनका आरटी-पीसीआर टेस्ट होती है। फिर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए भारत सरकार से भी कि 5 घंटे का सफर करने के बाद वो कैसे पॉजिटिव हो जाते हैं एयरपोर्ट पे। क्या भारत के खिलाफ साजिश सारे देश के एयरपोर्ट कर रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव वहां से भर के यहाँ भेज रहे हैं, या वहां कोरोना नियमों का पालन ही नहीं होता WHO के? तो ये तो संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में कोई बड़ा खेल है और उसका खुलासा होना चाहिए। आम जनता को परेशान करने के लिए नियम बनाते हैं। अगर कोई दुबई से प्लेन में बैठा और वो बॉम्बे उतरता है तो कोरोना पॉजिटिव, तो क्या दुबई में वो कोरोना पॉजिटिव था उसके बाद प्लेन में चढ़ गया? अमेरिका से कोई बेटा, आपसे ज्यादा अपग्रेड देश है, वहां ज्यादा जांच होती है, ज्यादा सिक्योरिटी रहती है, फिर भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव या ओमिक्रॉन निकल रहा है। तो ये कैसे हो रहा है जादू? इसका भी स्पष्टीकरण चाहिए सरकार से। और जनता को जिस तरह से तलने की कोशिश की जाती है, आम आदमी को जिस तरह से रोका जाता है, रात का कर्फ्यू, अब आप बताइए रात के कर्फ्यू का क्या औचित्य है? दिन भर जब बाजारों में भीड़ रहती है, जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, कोई नियम का पालन नहीं होता, रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे का कर्फ्यू लगाएंगे, इससे क्या मिलता है? ये भी एक बहुत बड़ी जांच का विषय है कि क्या होता है। ये कौन सा वैज्ञानिक बताएगा कि रात के कर्फ्यू से कोरोना रुकता है? तो ये हास्यास्पद निर्णय है जो सरकार अपनी जिम्मेदारी टालने के लिए लेती है। देवेंद्र प्रमुख जी, आवाज आ रही है आपको? जी त्रिशूल जी, मिल रही है आवाज। देवेंद्र प्रमुख जी, ये कैसा दोहरा आचरण है कि बात ये बिल्कुल सही है कि नाइट का कर्फ्यू बड़ा, मतलब 10 से 6 में आदमी क्या करने जाएगा सर्दी में, और फिर उसके बाद रैलियां, जनसभाएं, रोड शो सभी राजनीतिक दलों के हो रहे हैं। मैं आरोप किसी पर नहीं लगा रहा कि आप कर रहे हैं या कांग्रेस कर रही है या सब लोग कर रहे हैं, सब राजनीतिक दल कर रहे हैं। फिर ऐसे में आम आदमी अंतिम संस्कार में भी ना जा पाए, शादी में भी ना जा पाए, तो ये तो बड़ा गलत है। त्रिशूल जी, क्वेश्चन तो अच्छा है आपका, और लोकतांत्रिक हिसाब से होना भी चाहिए। अगर हमें किसी को कोई सिखाना है तो पहले अपने आप सीखना पड़ता है। हाँ। जब कोई टीचर क्लास में जाता है तो कम से कम उसकी हैसियत इतनी होती है कि वो 60 से 65 बच्चों को जब क्लास देगा तो कम से कम इस योग होता है वो टीचर कि उन बच्चों को कैसे पढ़ाना है। अब जिस तरह से कांग्रेस हमको सलाह दे रही है, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। ये इतने ही बड़े दिल से अगर इस चीज का जो है कह रहे हैं कि आज ये ओमिक्रॉन का मामला खतरनाक है, हाँ लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन वो दिन ये भूल गए जिस दिन ये इस देश में हाहाकार मच रहा था कि ये वैक्सीन बीजेपी की है, इसको लगाने में नपुंसकता फैल जाएगी, और 6 करोड़ वैक्सीन इन लोगों ने अड्डे में और कूड़े में डलवा दिए। उस दिन लोकतंत्र कहां जाता है? कितना सपोर्ट करने वाले हैं लोग, उंगली उठा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा राहुल गांधी और प्रियंका जी पूरे देश में रुक नहीं रहे, और कोरोना काल में जिस तरह से धरना और प्रदर्शन किया था आप लोगों ने, और आप जो है सलाह देने की बजाय सरकार जिम्मेदारी के साथ लोगों को बचा भी रही थी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी थी वैक्सीनेशन के साथ दवाई और खाद्यान्न, और उसके साथ साथ लोगों को कुछ ऐसी कार्य भी करने थे जिनके उनके गुजारे भत्ते या परिवार उनका खर्च चले। आप सवाल उठाने के लिए ही तो बैठे थे, लेकिन सवाल उठाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ करके भी दिखाइए, कुछ करना पड़ता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता अगर आप कोई भी ऐसा काम कोरोना काल में करते जिससे कोई मिसाल निकलती, जिससे भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को सीख मिलती, अच्छा लगता। लेकिन उंगली उठाने से क्या काम चल जाएगा? रही बात आप कहिए इलेक्शन के भी कोई डेट नहीं है, आप घोषणा कर दीजिए अपने नेताओं से कि हम घोषणा करते हैं और इलेक्शन का बहिष्कार करते हैं। अगर चुनाव आयोग जो लगता है कि स्थिति भयानक आई तो हम आज से ही छोड़ रहे हैं क्षेत्र को, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे मीटिंगें। और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में जबरदस्ती कहां? और अगर आपको लगता है सरकार काम नहीं कर रही तो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, किसान भाई भी गए थे, आप भी जाइए एक बार वहां और इसको आप पेश कीजिए, तथ्य के साथ पेश कीजिए। हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईमानदारी से अगर लोकतांत्रिक बात करनी है, जनता के बीच में जवाब देना है, तो ईमानदारी से और जवाबदेही के साथ आइए, हम स्वागत करेंगे। खाली एलिकेट करके, एलिकेशन कर आप नेता नहीं बन सकते। आप 4 गलतियां करते हैं दूसरे की आधी गलती पर 0.5 पर बात करते हैं, उससे सवाल क्वेश्चन करते हैं। इस कोरोना काल में एक बार भी कभी सोचा आपने क्या राहुल गांधी जी का वो सवाल, वो क्वेश्चन 2019 का याद है कि कुछ लोग तो जो है बीमारी से मरेंगे, जो बचेंगे वो भूख से मर जाएंगे? क्या विपक्ष के नेता के यही बयान याद करने पड़ेंगे हमको? या इस तरीके की 6 करोड़ वैक्सीन आप लोगों ने कूड़े पर डलवा दिया और खड्डे में डलवा दिया, और आप कहते हैं कि वैश्विक महामारी में जो स्थिति खराब है, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन होने के लिए
आप कहीं ना कहीं विपक्ष की तारीफ ना करिए, भारतीय जनता की नहीं करिए, लेकिन भारत के लोकतंत्र की करिए, भारत की उस सरकार की करिए बिल्कुल जिसने पूरी दुनिया में अपने आप को स्थापित किया है। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, देवेंद्र प्रमुख कह रहे हैं कि 6 करोड़ वैक्सीन कूड़े में डलवा दी, तो ऐसे लोगों को तो गिरफ्तार करके जेलों में डलवाना चाहिए था। खुले में क्यों घूम रहे हैं वो लोग? जो 6 करोड़ वैक्सीन अगर कूड़े में डलवा देते हैं तो राष्ट्रद्रोह का मामला है, फिर इन पर केस क्यों नहीं दर्ज किया गया? देखिए, बिल्कुल कोई भी वैक्सीन है या कोई भी मेडिसिन है, और ऐसे दौर में जहां कोरोना अपना विकराल रूप दिखा रहा हो, निश्चय ही चिंता का विषय। देखिए, जिस तरीके से लोग कोरोना प्रोटोकॉल को भूल चुके, बाजारों में देखिए, सब्जी मंडी में देखिए, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, और यही सेकंड वेव के समय हुआ था। फर्स्ट वेव के बाद लोग भूल गए थे कोरोना नाम की बीमारी, जबकि वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे थे। सेकंड वेव के बाद भी वैज्ञानिक बार बार कह रहे थे कि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया है, हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन आप निकल जाइए, बाजारों में देखिए, सड़कों पर देखिए, जनता कितनी अवेयर है इन सब के लिए। रहा नाइट कर्फ्यू की बात, देखिए, सरकार है, सरकार का अपना दायित्व है कि वो कोई ना कोई कदम उठाए और जनता के बीच में मैसेज जाए कि भाई सरकार कुछ कर रही है। लेकिन ये गले नहीं चलता कि भी बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, भीड़ जुटेगी, रोड शो होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भीड़ लाया जाएगा बिना किसी कोरोना प्रोटोकॉल के, तो वहां तो कोरोना फैलेगा नहीं। अंतिम संस्कार में जाएंगे, वहां कोरोना इफेक्ट करेगा। ये गले नहीं उतरता है। और सरकारों को जब इस तरह के आदेश पारित करते हैं तो उसमें पारदर्शिता और देखिए आम आदमी को एक मैसेज देने की कोशिश होनी चाहिए। जब बंगाल में इलेक्शन हो रहे थे, जब सेकंड वेव आ रही थी, तब मैं लोगों से बात करता था कि भाई आप लोग मास्क में नहीं है और कोरोना बड़ा तेजी से फैल रहा है। तो बिना पढ़ा लिखा जो आम व्यक्ति है वो ये कहता था कि साहब हमारे लिए कोरोना है, वहां बंगाल में इतनी बड़ी रैली हो रही है, वहां कोई कोरोना नहीं है। तो यही प्रश्न जनता आज भी उठाएगी कि भी सार्वजनिक समारोह नहीं होंगे या उसमें संख्या सीमित होगी, लेकिन अगर रैलियां होंगी तो उसमें पूरी भीड़ आएगी, और रोड शो होंगे उसमें कोई कोरोना नहीं फैलेगा। तो ये चीजें देखिए, जब भी कोई आदेश जारी करे तो लगे सरकार में वाकई में गंभीरता है। और देखिए, विपक्ष को भी रोड मैप देना चाहिए, बजाय आरोप प्रत्यारोप के कि भी अगर मान लीजिए ऐसा हो रहा है तो कैसा किया जाए और क्या किया जाए, इस बीमारी को रोका जाए कंस्ट्रक्टिव वे में। टांग खिंचाई से नहीं है कि भी ये तो बीजेपी का टीका है, ये मत लगवाओ, ये दवा है, ये कांग्रेस की है, इसको मत खाओ, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखिए, बीमारी है, वायरस है, वो कोई जाति, धर्म और राजनीतिक पार्टी नहीं देखता है, वो सबके लिए, सबको अपना ग्रास बनाता है और सब उससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड होते हैं। और देखिए, बहुत हार्ड कदम, बहुत कठोर कदम उठाने से हमारी अर्थव्यवस्था की जो हालात है, फर्स्ट वेव में देखा गया, एक लंबा लॉकडाउन लोगों ने देखा, उसका परिणाम भी हम सब ने देखा। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, चर्चा आपसे जारी रखेंगे, अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, हम चलेंगे आरबी उपाध्याय के पास। आरबी उपाध्याय जी, लेकिन तमाम गाइडलाइनों के बीच सबसे बड़ी बात निकलकर ये सामने आती है कि बार बार जब भी ये गाइडलाइन आती है तो आम इंसान ये देखता है कि सारे प्रतिबंध, सारी पाबंदियां उसके ऊपर हैं, जबकि सियासत के ऊपर कोई मसला नहीं है।
देखिए, इस चीज से क्या होता है कि जो जनता का विश्वास है व्यवस्था के प्रति वो कमजोर होता है। उसमें रोष देखने को मिलता है कि भी उसका रोटी रोजगार प्रभावित होता है और नेताओं का कोई इफेक्ट एक्चुअल में देखने को नहीं। वो बिल्कुल बेलगाम नजर आते हैं कि आप रैली करेंगे और मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, मेरा परिवार सफर करेगा, लेकिन आपका जो काम है, जो राजनीति है, वो सफर नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे कानून जब आते हैं या इस तरह के जब भी आदेश आते हैं तो जनता में एक आक्रोश पैदा करते हैं जी। और ये आक्रोश भी कहीं ना कहीं बीमारी को बढ़ाने में मददगार साबित होता है। जबकि होना चाहिए कि जो हमारे रोल मॉडल हैं, आइकॉन जिनको हम मानते हैं, वो एक आदर्श प्रस्तुत करें, वो खुद मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसके प्रति खुद ये दिखाएं कि भी हम सचेत हैं। तभी जनता में एक मैसेज जाएगा और जनता अवेयर होगी और तभी हम ऐसी बीमारियों से लड़ सकते हैं। पक्ष विपक्ष सबको मिलकर देखना चाहिए कि अस्पतालों में कितनी तैयारी है, वेंटिलेटर कितने तैयार हैं और जी। जनता को अगर मान लीजिए इस तरह का जी बीमारी फैलती है, भयानक रूप धारण करती है, तो किस तरह से जनता की मदद की जा सकती जी। वो रोड में बनना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए, उस पर चिंतन होना चाहिए। जी। राकेश आते रहेंगे, जाते रहेंगे, राकेश सिंह जी, सरकारें बनती रहेंगी। जी राकेश सिंह जी, 6 करोड़ वैक्सीन अगर कूड़े में डाल दी जाती है तो ये बड़ा राष्ट्रद्रोह है। इस पर तो जांच होनी चाहिए, कमेटी बननी चाहिए और इसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए अगर इस तरह का मामला है तो। मुझे तो समझ से परे है कि ये आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के लोग लाते कहां से? जिस वैक्सीन की खराब होने की बात कर रहे हैं वो स्वास्थ्य विभाग की गलती से हुई है। और स्वास्थ्य विभाग किसके हाथ में? मैक्सिमम सरकारें किसकी हैं? भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी बात, आप बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, विपक्ष को ऐसी मदद करना चाहिए। कभी सरकार से ये पूछा है कि आपदा प्रबंधन कमेटी में विपक्ष के कितने लोग हैं? पढ़े लिखे कितने लोग हैं? शिक्षाविद कितने लोग हैं? डॉक्टर एक आध है या नहीं? वकील एक है या नहीं? प्रोफेसर एक है या नहीं? आपदा प्रबंधन कमेटी में राजनीतिक लोग हैं, वो भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, वो भी उस स्तर के जिनका भौतिक स्तर ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप ये कल्पना करिए कि इंदौर, भोपाल, बड़े शहरों में जो आपदा प्रबंधन कमेटी है वो सिर्फ टेंडर, ठेके और कमीशनबाजी में उलझी हुई है। जैसे सरकार नियम लागू करती है, नए टेंडर होते हैं, ये व्यवस्था करना, उसमें परसेंटेज खाते हैं, बात खत्म हो जाती है। हकीकत ये है सरकार को दीर्घकालिक योजना बनाना थी कि कोरोना एक दिन का नहीं, शुरू से पता था कि 3 से 4 साल लगेंगे। भारत सरकार ने आज तक कोई ऐसी योजना नहीं बनाई। 3-4 महीने बाद भूल जाते हैं। पूरे देश में अभी जो जनसंख्या है 50% से भी कम सेकंड डोज लग पाए, और जिनने 10 करोड़ लोगों ने प्रथम डोज लिया है वो सेकंड डोज लगवाया ही नहीं। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार किसकी है? आप अपने लिए तो सारे नियम बना लेते हैं रैली करने के लिए। अभी बीजेपी प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस ऐसा करे। अरे सरकार में आप हो, गजट नोटिफिकेशन करो, कोई भी रैली नहीं कर सकता, ना प्रधानमंत्री ना विपक्ष का नेता। तो कहां है पारदर्शिता की हिम्मत? कहां है प्रधानमंत्री में? वर्चुअल बात करते हैं और फिर निकल जाते हैं लोगों को भीड़ लेके मैदान में। सरकार आपकी है, नियम आपको बनाना है, लागू आपको करना है। राकेश जी, जब आप सत्ता में थे तब भी बीजेपी को परेशान करते थे और अब विपक्ष में हो तब भी बीजेपी को परेशान करते हो। देखिए, सच बोलना अगर परेशान करना है, कोई बात रखना अगर परेशान करना है, और उस बात का जवाब अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं या प्रधानमंत्री के पास नहीं है और वो मुंह छुपाते रहे, 7 साल बीत गए मुंह छुपाते हुए, तो ये गलती किसकी है? ये उनकी गलती है। जब उस समय भी सलाह दी गई थी विपक्ष के द्वारा कि बाहर की जितनी फ्लाइटें हैं जब कोरोना शुरू हुआ था वो रोक दी जाए, प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप में व्यस्त थे
उनको कोई चिंता नहीं थी। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं अभी, वो खुद बोल रहे थे कोरोना वोरोना क्या होता है, गृह मंत्री बोलते हैं कोरोना से डरो ना, कुछ नहीं होता है। तो ये जिम्मेदार लोग बोल रहे थे, उसका भुगतान जनता ने करा। लाशों के ढेर लग गए, कितनी मौतें हुई जो गिनती में छुपाना पड़ी। मुआवजे का समय आया है तो 10,000 का आंकड़ा इंदौर में पहुंच रहा है, इतना ही भोपाल में पहुंच रहा है, और सरकार बता रही है 1300 मौत हुई है। तो खुद बोलते हैं तो कैसे मान लें कि वैक्सीन सही तरीके से लग रही है और आप अच्छा काम कर रहे हैं? कैसे मान लें कि जो गाइडलाइन बना रहे हैं उसका पालन हो रहा है? ये कैसे माने कि कोरोना रोकने की आपकी नियत है, जब आपकी नियत नहीं है, आपकी दिशा नहीं है, आप कोई निर्णय क्षमता नहीं, और ऐसे में आप ढोलते विपक्ष पे, जनता पे, क्या आपको पालन करना चाहिए? आपको पालन कराना आता है क्या? जी। तो आप बोल रहे हैं पालन करना चाहिए, जब आपको नियम कायदे लागू करना नहीं आते, शासन करना नहीं आता, और जनता पे ढोल दीजिए कि हमने तो नियम बना दिए थे, रात का कर्फ्यू, रात में अगर निकलोगे तो कोरोना होगा, और दिन में भीड़ में निकलोगे तो कोरोना ही होगा। ये कौन सा फंडा है? आज तक उन्होंने बताया ऐसा क्यों किया? आप बोलते हो साहब जनता को समझाना इसलिए किया, ये कैसा जवाब है? अगर कोई काम से किसी को फायदा नहीं है वो आप समझाने जा रहे हैं, यानी आप असक्षम हैं, आप पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए आप ऐसी सरकार चला रहे हैं जो भगवान भरोसे चल रही है, जो नेता के भरोसे नहीं है। तो इसका खामियाजा जनता भुगत रही है और लगातार कोरोना का शिकार हो रही है। और अभी भी ओमिक्रॉन रोकने के लिए जो कदम उठाना थे वो केंद्र सरकार ने नहीं उठाए, राज्य सरकार की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ कि कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग 10 दिन पहले बोलते हैं जीनोम समकक्षी की मशीन 5 मिल गई है, मध्य प्रदेश को ताली बजाइए, स्वागत करवाइए। हाँ, क्या हुआ? एक भी मिली आज तक केंद्र से? इतने समय से आज भी वहां सैंपल जा रहे हैं, 21 दिन हो जाते हैं, सैंपल रिटर्न नहीं आता, उसकी जांच नहीं होती। अब इतने बड़े बड़े झूठ जो बोलते हैं, जो मंत्री पद पे बैठे हैं कि 5 मशीन अलॉट हो गई हैं, आज होगा उस बात को 15 से 20 दिन, एक भी मशीन नहीं आई। तो आप बताइए कैसे रुकेगा, कैसे जनता की सुरक्षा होगी? ये झूठ बोल के वाह वाही लूटना, अपना फोटो पेपर में छपवाना और नतीजा शून्य। तो जनता को तो भुगतना ही पड़ेगा और जनता उसका विरोध करेगी। जी देवेंद्र जी, देखिए जब आप विपक्ष में थे तब कांग्रेस पर आरोप लगाते थे कि कांग्रेस ने ये किया, ये नहीं किया। अब आप सत्ता में बैठे हैं तब भी कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा राकेश सिंह ने कि भगवान भरोसे सरकार है, भगवान भरोसे सरकार हो ना हो लेकिन आम आदमी भगवान भरोसे है इस समय। त्रिशूल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मुंह से एक अच्छा शब्द सुनने के लिए मिला है, और वो भी विपक्ष के माध्यम से आया कि आज भगवान के अस्तित्व को न मानने वाले बेशक आपके नाम से मान रहे हैं, लेकिन मान तो रहे हैं कहीं ना कहीं। एक बड़ी डिबेट्स और लंबी चर्चा हुआ करती थी कि राम का अस्तित्व, राम सेतु का अस्तित्व, राम जी की जब बात आती कोरोना पे आ जाइए, हमारे विपक्ष के लोग आज भगवान का नाम लिया, हिंदुत्ववादियों की श्री राम नहीं है, ये बहुत अच्छे से याद रखिए। अभी तो कोरोना पे चर्चा कर लीजिए, बहस को भटकाइए मत। कोरोना पे जवाब हो जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन आपके स्वास्थ्य मंत्री लेके आए या नहीं, ये तो बता दीजिए। अब श्री राम पे जाएंगे तो वो तो असली हिंदू मानते हैं, आप तो हिंदुत्ववादी हो, गोडसेवादी, तो आप क्यों श्री राम की बात कर रहे हो? आपको तो करना ही नहीं चाहिए। अगर हम इसी चीज, हमारी लड़ाई तो ये थी आपसे, हमें जो जनता ने, हमें जो सनातन धर्म संस्कृति ने चुना, वो इसलिए ही तो चुना है। 70 वर्ष तक गलतफहमी है, सनातन धर्म आपको कहाँ चुन रहा है? अरे गोडसे को चुना आपने, आप गोडसे का लोगों को धो रहे थे, तो धर्म के वोट से थोड़ी थे, वो वोट से रहते हिंदुत्ववादी, और असली हिंदू है वो गांधीवादी। कहाँ थे आप लोग? आपको तो समझाना पड़ा, इस देश की जनता ने 135। आप क्या सनातन धर्म की बात करोगे? कपड़े पहन के कोई प्रधानमंत्री नहाने जाता है? कोई हिंदू धर्म में कपड़े पहन के छिपरा गंगा स्नान करता है, कपड़े पहन के डुबकी लगाता है? अरे शर्म कीजिए, चर्चा कर रहे हैं, कपड़े पहन के नहीं लगाता गंगा में, इतने भी आपको बात करते हैं, आप कौन से सनातन धर्म की बात करते हैं? कैसे फटी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं धर्म के नाम पे। अपने प्रधानमंत्री को सिखाइए कि कपड़े पहन के डुबकी नहीं लगाई जाती है, गंगा का अपमान नहीं किया जाता है, जूते पहन के मंदिर नहीं जाते हैं, जूते पहन के कलश उठा के नहीं जाते हैं,
जरा आपको कुछ नहीं कर पाया। 60 वर्षों का रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको मैं राकेश जी को रिकॉर्ड देख लीजिए, 50 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 60 वर्ष का रिकॉर्ड देख लीजिए, जिसके हिंदू गांधी को 6 गोलियां मारी थी, वो रिकॉर्ड देख लीजिए। आपको अपना इतिहास पता चल जाएगा, आप काम करेंगे पता चल जाएगा, कितना झूठ बोलते हैं ये पता चल जाएगा। राकेश जी सुन लीजिए आप। बैठ गया और आप बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। ये तो दैहिक आपदा का कमाल है कि हमारे 2 वर्ष कोविड काल वैश्विक महामारी में चले गए, वरना अब तक तो आज देश विकसित की लाइन में खड़ा होता। और ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, आप जो कहना चाहे कहिए, स्वागत है लोकतंत्र में, आप भी एक जनता का हिस्सा हैं, आपको भी अपनी बात रखनी चाहिए और हम सरकार के हिस्सा हैं, इसलिए सुनने की क्षमता हमने होनी चाहिए। हम लोग आपको सुनते भी हैं, हम आपको हम सुनते भी हैं और आपकी अच्छी बातों को मानने का प्रयास भी करते हैं, पर जब आप स्वयं ही समझदार नहीं हो पा रहे, स्वयं ही नहीं समझ पा रहे तो बोलना क्या और करना क्या है, तो हमारी मजबूरी है कि हम सर पर नहीं ढो पाएंगे आपको। जो हमने 7 वर्षों में किया है वो आप 60 वर्षों में नहीं कर सके। 7 और 60 का यहाँ बड़ा गणित है, अगर इसे समझाने की बात आए तो कई घंटों की डिबेट चली जाएंगी। बिल्कुल सही है, 7 वर्षों में देश को गड्ढे में नहीं डाल पाए, इसके बदतर जीडीपी नहीं ले जा पाए। ये उपलब्धि प्रधानमंत्री की है देश को बर्बाद करने की, कांग्रेस की नहीं है। 7 वर्ष में देश जो बर्बाद करा है, उसके बाद कोरोना में जो बर्बाद करा है, राकेश जी ताली थाली बजा के जो बर्बाद करा है, वो बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलेंगे देवेंद्र प्रमुख के पास। राकेश जी पहले देवेंद्र प्रमुख का जवाब सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। जी त्रिशूल जी, मैंने तो बड़े स्पष्ट तरीके से बोला है, राकेश जी की बात का जवाब दिया। मैंने तो 60 का 7 वर्षों में जवाब देने का प्रयास किया कि जो 60 में नहीं हो 7 वर्षों में हुआ। मैंने राकेश जी को ये बताने की कोशिश की है कि शायद आज आप क्वेश्चन करने की स्थिति में नहीं है, हालांकि आप लोकतंत्र का हिस्सा हैं और आप जनमानस की तरह हैं कि भारत के 35 करोड़ जो लोग सवाल उठाते हैं सरकार पर, आप लेकिन आप इस लायक नहीं कि कोई पार्टी बनकर सवाल उठाएं, क्योंकि आप पर बड़ी जवाबदेही है। हम पे 7 वर्षों की, आप 60 वर्ष के देनदार हैं। आपने लाखों करोड़ों किलोमीटर की सीमाएं चाइना को दे दी और सैनिकों के सर पाकिस्तान को दे दिए। आप इस लायक नहीं है कि हम पर सवाल उठाएं। हमने 500 वर्ष तक छिनी हुई सनातन धर्म संस्कृति को जिंदा करने का काम किया। हम गौरवान्वित होकर बात करते हैं, अपने लोकतंत्र की बात करते हैं, अपने धर्म और जात और देश की बात करते हैं, जिस पर पाकिस्तान जैसे देश और बांग्लादेश जैसे देश को उठान होगी। छोटे छोटे देश आज भी लड़ रहे हैं और आपके सर पर सवारी देते रहे 60 वर्षों तक, और शर्म आती रही कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक मुट्ठी पर देश के सामने क्यों नाचता है, क्यों कूदता है। आज उसके हाथ में कटोरा है, वो भीख मांग रहा है। ये नीति का कारण है, ये देश के उस प्रधानमंत्री माननीय उस जननायक का कमाल है जो दुनिया में विश्व में पहले नंबर का नेता आज साबित हुआ है। क्या 60 वर्षों में आपके पास समय नहीं था कि आप भी कहीं भारत के लोकतंत्र को इस तरह से साबित कर सकें? आज क्या क्या जवाब दे पाओगे हमारा? मैं तो कहता हूँ डिबेट्स में आपके लिए पास कुछ नहीं है हमसे लड़ने के लिए। और ये वैश्विक महामारी का कमाल है कि हमें 2 वर्ष पीछे कर दिया। अगर ये 2 वर्ष हमारे न जाते, दैहिक आपदा में, दैहिक नहीं है दैविक आपदा है। दैविक आपदा आप लोग लाते थे, दैविक आपदा ये है जो 100 वर्षों में आई है, दोबारा 100 वर्ष के बाद आई है। इससे कोई लड़ नहीं सकते, किसी की कमी की वजह से नहीं आई, ये भगवान की वजह से आई है, तो पूरी दुनिया पर आई है। पूरे लोकतंत्र विकसित देश हिल गए, लेकिन WHO की रिपोर्ट के बाद भारत खड़ा रहा, लड़ता रहा, क्योंकि उसका नेतृत्व मजबूत था। अगर काश ये नेतृत्व अब से 60 वर्ष पहले इस देश को मिल जाता तो आज देश विकसित होता। अब सर मैं ये आपसे एक सवाल पूछ लूँ क्या? देवेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो सब ठीक है, ये तो आप प्रशांत महासागर में ले जाके डाल दो इनको। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो गाइडलाइन निकल रही है, जो राकेश सिंह कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू का क्या कोई औचित्य है क्या इसका, नाइट कर्फ्यू का?
10 बजे कौन निकल रहा है और 6 बजे तक कौन घूम रहा है बाजार में? और त्रिशूल जी, और क्वेश्चन और तो सुनिए मिल नहीं सुनिए पा रहा, देवेंद्र आवाज जी, नहीं देवेंद्र क्लियर हो पा जी, रही। देवेंद्र जी सुनिए। अब आप कह रहे हैं अगर देवीय आपदा है तो क्या भगवान आपके साथ नहीं है? भगवान तो आप कह रहे हैं आप ही के साथ है। और तीसरी बात कि ये जो सबसे बड़ी बात है कि आप रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, सब लोग कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो फिर आम आदमी अंतिम संस्कार में जाने से भी परेशान क्यों? उसको शादी करने से भी परेशान क्यों? और आप इतना बिल्कुल एकदम सब कुछ करने के लिए स्वतंत्र क्यों? लोकतंत्र क्या आम इंसान के लिए है, राजनीतिक दलों के लिए नहीं है? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? कांग्रेस बुरा कर रही है, वो विपक्ष के तौर पर आपका सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सवाल इस बात का है। ये आवाज मुझको क्लियर नहीं आ पा रही, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब जब आपसे अच्छी बात करते हैं तो आवाज क्लियर नहीं आती, ये और दिक्कत है। एक सवाल जब काम के सवाल नहीं, पूछते आप हैं, जो है, जब आपसे काम के आपसे देवेंद्र काम के प्रमुख एक सवाल ऐसा चेहरा है जो हमेशा सभी ये के साथ समस्या तो प्रधानमंत्री में भी है। काम के सवाल पूछते हैं तो आवाज नहीं आती है। लंबे समय से डिबेट साथ करते आए हैं, कभी क्वेश्चन से भागता नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ देवेंद्र जी, तो पता चल जाता है। देवेंद्र जी, पसंद आए, अब आ रही है ये आपको आपकी आवाज? जिम्मेदारी है। देवेंद्र जी लेकिन आ रही है? जवाब देना मेरी देवेंद्र जवाबदेही जी है, आवाज मेरी जिम्मेदारी है, बिल्कुल और मैं जिम्मेदारी के साथ तो जवाब निभाइए देता तो सही, निभाइए तो सही जिम्मेदारी। आ रही है आवाज आपको? आवाज अच्छे से आवाज आ रही है आपको हूं। देवेंद्र अगर जी? आवाज आती तो निश्चित देता। अगर ये क्वेश्चन आरबी उपाध्याय जी मुझको दोहरा देंगे तो निश्चित बिल्कुल आपका आरबी जवाब उपाध्याय पहुंच जी, जाएगा। आरबी उपाध्याय जी आप दोहरा दीजिए क्वेश्चन इनको। क्वेश्चन ये है कि भाई नाइट कर्फ्यू से तो कोरोना फैलेगा, रुक जाएगा, रैलियां होंगी तो कोरोना नहीं फैलेगा, पद यात्राओं से कोरोना नहीं फैलेगा, देखिए शादी नहीं कर सकते, शादी में बाउंडेशन है 20 आदमी जाएंगे या 30 आदमी जाएंगे, क्यों जाएंगे? और सर अंतिम संस्कार का भी पूछ लीजिए इनसे। अंतिम संस्कार में भी आप बंदिश लगाएंगे, तो रैलियों पर और इन पर क्यों बंदिश नहीं? ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। आखिर रैलियां जो होती हैं, अगर आपको हमें इसका सामना करना पड़ रहा है, जो कोविड काल में हमने इस तरीके से कोरोना को झेला है, और तीसरा वेव जिसको हम लेकर सारी दुनिया चिंतित है, इस पर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता के तौर पर बनती है। निश्चित अगर ये केस बढ़ते हैं और ये हालात ऐसे लगते हैं कि ये कहीं भयानक ना हो जाए, तो सरकार जवाबदेही के साथ इस पर कड़े डिसीजन लेने के लिए तैयार है। आप चिंता ना करिए, ये हम सब की जिम्मेदारी के साथ साथ भारत सरकार की जिम्मेदारी है। भारत सरकार इस पर पूरी तरह एक्टिव है और पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव है। जितने केसेज आ रहे हैं उसकी स्पीड से जांच भी हो रही है और उसका इलाज भी कर रहे हैं। अगर ऐसी हालात आई तो निश्चित सबसे पहले हम इसका पालन करेंगे। और रही बात चुनाव की, तो चुनाव के तरीके से लड़े जाएंगे। इस देश में रैली भी होंगी, इस देश में कार्य भी होंगे। ये काश और देवेंद्र जी काश ये जो ओमिक्रॉन है ये भाजपा के प्रवक्ताओं से हार जाता तो देश बच जाता। नहीं देखिए, जी मैं जो देख रहा हूँ, अब देखिए देवेंद्र प्रमुख जी को तो पार्टी का पक्ष रखना है। उन्होंने कहा रैलियां भी होंगी लेकिन शमशान घाट नहीं जाओगे। तो ये जो कथनी और करने का फर्क है। मैं मानता हूं सरकार चिंतित है, तो सरकार को बिल्कुल इस तरह के जो आदेश हैं वो लाने चाहिए। प्रासंगिकता बिल्कुल आरबी उपाध्याय जी, प्रासंगिकता नहीं है इन आदेशों में। समय समाप्त हो रहा है। देवेंद्र प्रमुख जी, राकेश सिंह जी, आरबी उपाध्याय जी, आप तीनों का डिबेट पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो सरकार आदेश दे रही है उनमें प्रासंगिकता नहीं है और एक दूसरे पर चीज बढ़ाई जा रही है। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और जिम्मेदारी जब तक नहीं ली जाएगी तब तक बहुत मुश्किल है कि ओमिक्रॉन से बचाव हो। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।